हाँ, तो कैसे हो आप बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और उसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। स्क्रीन पर जो आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। और इस पाठ की क्या विधा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पाठ का लिखने का क्या उद्देश्य है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय भी देखेंगे। इसके अलावा इस पाठ का क्या अर्थ है वो भी हम देखेंगे। और इस पाठ में किस तरीके से हम सबको शिक्षा दी गई है, सीख दी गई है, और किस तरीके से दैनिक जीवन में हम इस पाठ के मूल अर्थ को उतार करके और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बना सकते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, इस पाठ को हम लोग देखेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। तो आइए चलते हैं। इस पाठ में सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय पढ़ेंगे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेनीपुर गांव है, वहां सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष, शुरुआती वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। इनके 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। जो स्वतंत्रता आंदोलन था उससे जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान मतलब उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। व्यापक मतलब बड़े रूप में उनको प्रतिष्ठा मिली। और उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो हो गया ये। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, यह उपन्यास है। चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर भी इनको कहा जाता है। किनको? राम वृक्ष बेनीपुरी में। और इनकी रचनाओं में आज़ादी के प्रति और मनुष्य की चिंता है कि भाई मनुष्य में मानवता है या नहीं है, ह्यूमैनिटी। और इतिहास के युग के अनुरूप उन्होंने व्याख्या की है कि इतिहास कैसा था या क्या नहीं है। तो इस पाठ के बारे में हम जानेंगे कि यह पाठ जो है वो रेखाचित्र है। और रेखाचित्र क्या होता है वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। विलक्षण का मतलब है विचित्र, गुणवान, जो मनुष्य लोक संस्कृति, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। और इस रेखाचित्र की विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी इसमें देखने को मिलती है। तो इस पाठ में मानवता की बात की गई है, लोगों की किस प्रकार से सामूहिक संस्कृति है और लोगों में सामूहिक रूप से कैसे चेतना उत्पन्न हो सकती है, सोचने की शक्ति उत्पन्न हो सकती है। और ये भी बताया गया है कि बाहरी वेशभूषा से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। अच्छी अच्छी ड्रेस है या सुंदर कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। अगर व्यक्ति महान बनता है तो वो खुद के आधार पर बनता है कि वो कैसे कर्म कर रहा है। अगर साधारण कपड़ों में भी रह कर के कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो वह व्यक्ति सही होता है। और उन्होंने ये बताया है
अनुष्ठान मतलब क्रियाक्रम करना, अनेक प्रकार के यज्ञ और ये सब बाहरी आडंबर करना, इन सब से सन्यासी नहीं बनता। और सन्यास का आधार क्या है? जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं कि जो मनुष्य जितना अच्छा सोचता है, जितना अच्छे कार्य करता है और जितना नैतिक रूप से अच्छा होता है, वही व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। तो इसमें सामाजिक रूढ़ियों, समाज में फैली हुई बुराइयां जो है, इन पर भी प्रहार किया गया है, उन पर भी चोट की गई है कि किस प्रकार समाज में बुराइयां फैली हुई है जिनको हमें दूर करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन के बारे में भी हमें जानने की झलक मिलती है। ग्रामीण जीवन को भी हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है कि इस पाठ में ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है। सामान्य संस्कृति और सामूहिक चेतना का इसमें उदाहरण है। सामान्य संस्कृति जो हमारी है और सामूहिक चेतना का मतलब है सभी के बुद्धि का विकास होना, सामूहिक रूप से चिंतन करने की आवश्यकता पर इसको बताया गया है। और व्यक्ति के अच्छे बनने के लिए कोई वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती। यह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्यक्ति अगर कार्य अच्छे करेगा तो वह व्यक्ति स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा लिखा गया है कि साधु बनने के लिए दिखावा करना या कोई बाहरी आडंबर मतलब कपड़े ऐसे पहनना या बाहरी तरीके से सजना संवरना, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस आत्मा पवित्र होनी चाहिए, मन हमारा जो है वो पवित्र होना चाहिए, अच्छे कार्यों के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए। और समाज में फैली हुई बुराइयों के यह पाठ विरोध करता है। समाज में जो जो बुराइयां फैली हुई है, इन सब का यह पाठ, इस पाठ में विरोध करने की बात की गई है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो सब नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा यह रेखा चित्र जो है वो गांव के जीवन और उस गांव की विशेषताओं को भी चित्रित करता है। ग्रामीण जीवन के बारे में बताता है कि गाँव में कैसा जीवन होता है, और उसकी झलक भी हमें इस पाठ में देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे कि रेखा चित्र होता क्या है। देखो, कहानी, कविता, दोहे और निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र, ये गद्य लेखन की अनेक प्रकार की टेक्निक या स्टाइल है या शैली है। तो यह लेखन की एक विधा है। और रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता एक साहित्यिक रूप है। जिस प्रकार से कहानी होती है, ठीक उस कहानी से मिलता जुलता ही होता है। और यह शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द के आधार पर गढ़ा गया है। साहित्य में रेखा चित्र कम शब्दों में, देखो ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनो, साहित्य में रेखा चित्र जो है वो कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु या दृश्य, कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, यहाँ पे व्यक्ति होगा, व्यक्ति या किसी दृश्य का अंकन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। मतलब कि वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में या कोई सीन, दृश्य के बारे में अगर कलात्मक ढंग से, साहित्यिक रूप से बताया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ड्राइंग में हमारे सामने पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं बना करके कोई पेंटिंग्स बना दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर साहित्य में भी शब्दों के माध्यम से हमारे सामने रेखा चित्र बना दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि जो घटना इस कहानी या मतलब इस रेखा चित्र में हम पढ़ रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। तो इसमें साधन क्या है? शब्द है, रेखाएं साधन इसमें नहीं है। और कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव होता है। जो सजीव अंकन किया जाता है वही रेखा चित्र होता है। तो आ गया होगा समझ में। अब हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले का मतलब है मीडियम साइज़ के, कद का मतलब है हाइट, 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी उम्र जो है वो 60 साल से अधिक ही होगी। बाल पक गए थे, पकने का मतलब है बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं दिखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता कि अन्य बाबाओं की तरह, अन्य साधु संतों की तरह ये लंबी दाढ़ी या लंबे लंबे बाल, जटाजूट का मतलब है लंबे बाल तो नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनका चेहरा है जो सफ़ेद बालों से एकदम से जगमगाता रहता था। और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। ये कबीर के जो अनुयायी है या कबीर को मानने वाले हैं वो सिर पर एक टोपी धारण करके रखते हैं।
जो कानफटी टोपी होती है, मतलब उसको सिर को ढक लेते हैं लेकिन थोड़े थोड़े उसमें कान भी दिखते रहते हैं, तो उसको कबीरपंथियों की टोपी कहा जाता है। वैसी टोपी ये भगत जी पहन करके रखते थे। ठीक है। जब जाड़ा आता था, जाड़ा मतलब सर्दी, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली का मतलब है कंबल। जब सर्दी आती तो एक काली कंबल जो है वो अपने शरीर पर ऊपर से ओढ़ लेते थे। और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से, एक हिस्से से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। तो वो हमेशा अपने मस्तक पर एक रामानंदी चंदन घिसते थे, और जो नाक के हिस्से से, एक हिस्से से लेकर के और औरतों के टीके की तरह वो शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहने रहते थे। अब ये जो है, ये पूरा इनका रेखा चित्र बनाया गया है, पूरा भगत जी का इन्होंने, रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने चित्रण किया है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब ये सब वर्णन सुन करके ये नहीं मानना चाहिए कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, वो घर में रहने वाले थे। गृहस्थ का मतलब है जो घर परिवार में रहता हो, घर चलाता हो, जिसकी पत्नी हो, जिसके बच्चे, मतलब जो पारिवारिक हो, है ना। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। अब ये बता रहे हैं लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी जी कि बाल गोविंद भगत की जो पत्नी है, गृहिणी है, उसकी तो याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी उनकी, एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे और कबीर को साहब मानते थे। ये कबीर के अनुयायी, मतलब कबीर दास जी को ज़्यादा मान्यता देते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते रहते थे। आदेशों का मतलब है उनके द्वारा जो जो सीख दी गई है, जो जो शिक्षाएं दी गई है, उसका अनुसरण करते थे, उनका पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते। ये सब इनके गुण हैं, ये ध्यान रखो। खरा व्यवहार रखते, हमेशा उचित व्यवहार रखते और किसी से भी दो टूक करने में संकोच नहीं करते। दो टूक का मतलब है सही बात बताना, सच बात बताना, उसमें बिल्कुल भी वो झिझकते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे। और न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, फालतू का किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेते थे, मतलब किसी से भी फालतू के वो नहीं झगड़ते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी वस्तु स्पर्श भी नहीं करते, टच भी नहीं करते और उसको बिना पूछे उसको काम में भी नहीं लाते थे। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। और जो ये नियम बना हुआ था, कौन सा नियम, कि दूसरे व्यक्ति की किसी भी वस्तु को बिना पूछे काम में नहीं लिया जाए, इस वस्तु को इतनी बारीकी से, इतना अनुशासनात्मक तरीके से उसका पालन करते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल का मतलब है आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच जाने के लिए भी नहीं बैठते। अब उस समय टॉयलेट्स तो बने हुए थे नहीं, तो खेतों में जाते थे सब लोग, लेकिन उनका यह नियम था कि वो किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, गृहस्थ का मतलब घर परिवार वाले थे, लेकिन उनकी सब चीज़ थी किसकी, साहब की। और यहाँ पर साहब कौन है, कबीरदास। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते। साहब का दरबार कहाँ था, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब साहब का जो दरबार है, उसका मतलब हम क्या माने कि कबीर को मानने वाले अपने अपने एक मठ बना रखे थे। मठ का मतलब है जिस प्रकार से मंदिर होते हैं, उसी प्रकार से कबीर को मानने वालों ने अपने लिए एक मंदिर जैसा बना रखा था, जिसको मठ कहते हैं। तो ये जितना भी घर से उनके खेत में पैदा होता था, उसको जो कुछ भी सिर पे लाद करके उठा करके ले जाते। लाद कर का मतलब है सिर पर उठा करके ले जाते। कहाँ पर, कबीरपंथी मठ में। तो वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से वो गुजारा चलाते रहते थे। अपने खेत में जितनी ही अन्न की पैदावार होती थी उसको उठा करके ले जाते और कबीर के मठ में रख देते और वहाँ पर जो भी उनको वहाँ से मिलता था उसको ला करके
मतलब जो वहाँ चढ़ाते थे उसमें से कुछ हिस्सा जो वहाँ के लोग थे कबीरपंथी मठ वाले, वो इनको दे देते थे, जिससे उनका गुजारा चलता रहता था। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध हो गया था उनके मधुर गान पर। इन सब के अलावा उनमें एक और विशेषता थी, मधुर गान, मधुर आवाज़ पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते रहते थे। उनके भजन जो थे मधुर आवाज़ में, वो हमेशा सुनने के लिए मिलते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल करके सजीव हो उठते हैं, कंठ से निकल करके सजीव हो जाते हैं। मतलब अगर कबीर के द्वारा लिखे हुए पदों को भगत जी गाते थे तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है कबीर जी खुद गा रहे हैं, सजीव हो गए हैं। आषाढ़ महीने की रिमझिम है, बरसात है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव कोई खेतों में, वहाँ पे गांव उठ कर के खेतों में नहीं गया है। समूचा का मतलब है पूरा, गांव का मतलब है गांव के लोग खेतों में चले गए हैं, पूरा गांव। कब? आषाढ़ के महीने में। और कहीं पर हल चल रहे हैं, कहीं पर रोपनी हो रही है, रोपनी मतलब फसल की बुवाई हो रही है, और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ का मतलब है खेत का किनारा, और कलेवे का मतलब है नाश्ता, ब्रेकफास्ट लेकर के या उनका खाना लेकर के मेड़ पर बैठी है। आसमान से बादल घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, मतलब ठंडी हवा चल रही है पूर्व से। और ऐसी ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अच्छा, वो भगत खुद जो है बाल गोविंद, वो भी अपने खेतों में घर का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी भगवान को मानते हैं या कबीरदास जी को मानते हैं या किसी को भी मानते हैं तो वो काम नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने सारे काम समय पर करते हैं और खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। उसके बाद में पूजा पाठ में या भजन कीर्तन में अपना ध्यान लगाते हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध कतारबद्ध लाइन में खेत में बिछा रही है, और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब उनका संगीत जो है वो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के प्रत्येक मिट्टी के कोने कोने में जा रहा है और स्वर्ग की ओर भी जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब सी क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है? ये यहाँ भी महत्वपूर्ण बात है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है, तो उसका उत्तर सब ये यही है कि वहाँ पे खड़ी औरतें, वहाँ पे खेल रहे बच्चे, वहाँ पे हल चलाने वाले, सबके जो पैर है वो ताल से लय से उठने लग जाते हैं उनकी भजनों को सुन करके। तो उनकी आवाज़ में जादू है, उनके संगीत में, या फिर क्या है? अब भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादो मतलब भाद्रपद का महीना, अधरतिया का मतलब है अर्धरात्रि। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार का मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसको मूसलाधार वर्षा कहते हैं, मूसलधार। बादलों की गर्ज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की ट्र ट्र बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कि जब बारिश का मौसम होता है तो अनेक प्रकार के पक्षी बोलते हैं, झिंगुर बोलते हैं, और झिल्ली की झंकार होती है, मेंढक बोलते हैं, दादुर का मतलब मेंढक है। तो इनकी ट्र जो है वो भी, उनका वो शोरगुल भी, यहाँ तक कि बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की जो चमक है या बिजली कड़कने की आवाज़ है, वो सब आवाज़ों में भी इनकी आवाज़ नहीं रोक सकती। किसकी आवाज़ नहीं रोक सकती? बाल गोविंद भगत की। तो भगवान के प्रति, अपने नियम के प्रति ये बहुत ही सच्चा व्यक्ति था। और उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है। खंजरी मतलब एक बजाने का वाद्य होता है जिसमें झंकार की सी आवाज़ आती है, तो डिमक डिमक करके बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहिक उठती है। तो देखो ये जो पंक्ति है ये गा रहे हैं, लेकिन इस पंक्ति का अर्थ हमें यह जानना चाहिए कि गोदी में है पियवा, मतलब भगवान आपके पास में है, फिर भी आत्मा बार बार चमक उठती है, चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना, उठो ना। तो ईश्वर जो है वो आपके पास में ही है, लेकिन आप क्या सोचते हो
कि वह हमसे दूर है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिंक उठती है। तो ये निर्गुण भक्त निर्गुण भजन गा रहे हैं कि ईश्वर तो आपके पास में ही है, लेकिन अगर आपकी जो आत्मा है वो कहीं बाहर भटकती रहती है और बार बार वो डर जाती है, चिंक उठती है, तो वह समझती है कि वह अकेली है। इसलिए और उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका गाना सवेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। इतना अर्थ वाला जो गाना था, इस भरे बादलों वाली रात में भी ये गाना अकस्मात मतलब अचानक से कौंध उठने वाली बिजली जो चमक रही है, उस बिजली की तरह लोगों को जागृत कर रहा है। यह गाना मतलब यह भजन कि ईश्वर आपके पास में ही है, सच्चाई आपके पास में ही है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो अकस्मात से कौंध उठने वाली बिजली की तरह ये गाना सभी सुनने वालों को चौंका देता है, और फिर वो सारा संसार निस्तब्धता में बिल्कुल सोया हुआ है, और बाल गोविंद भगत का संगीत है वो सबको जगा रहा है, जागृत कर रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। गठरी का मतलब है जो सामान की पोटली, उसको चोर ले जा रहा है, और जाने वाले मुसाफिर मतलब यात्री, तू थोड़ा जागृत हो जाए। यहाँ कौन है? कोई यहाँ चोर की वैसे बात नहीं हो रही है कि कोई गठरी लेकर के बैठा हुआ है और चोर वहाँ से गठरी को चुरा रहा है और इन्होंने भगत जी ने देख लिया, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा समय है वो निकल करके जा रहा है और तुम्हें जागृत होने की आवश्यकता है। समय नामक चोर जो है वो तुम्हारी आयु यहाँ से कम किए जा रहा है, लेकिन तुम जाग ही नहीं रहे हो, तुम अच्छे कर्म ही नहीं कर रहे हो, ईश्वर की भक्ति ही नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार की बात चल रही है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। प्रभातियाँ का मतलब है प्रभात के समय में गाए जाने वाले ईश्वर की स्तुति, तो जो फागुन तक चला करती है। तो प्रभातियाँ कब तक चलती है? कार्तिक के महीने से फागुन के महीने तक। और इन दिनों वह सवेरे ही उठते, सुबह ही उठ जाते। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर गांव से नदी थी, वहाँ पर ये स्नान करने के लिए सुबह जाते और वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे का मतलब है तालाब के ऊंचे भिंडे पर, वहाँ पे ऊंची जगह पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते या अपने गानों को गाने लगते। तो मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु लेखक कह रहा है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक दिन माघ की उस कटकटाने वाली भोर में भी, भोर का मतलब है प्रातःकाल, सुबह, माघ के महीने में दांत किटकिटाने का मतलब है इतनी सर्दी पड़ रही है कि सर्दी के मारे दांत किटकिटाए जा रहे हैं। उस सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, तालाब पर ले गया। और अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे कि अंधेरा था अभी भी। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी। लोही का मतलब है लालिमा। वहाँ पे लाल लाल जो पूर्व में सूर्य उगने से पहले जो आसमान दिखाई देता है उसको लोही कहते हैं, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। तो शुक्र तारा सुबह सुबह दिखाई दे रहा है, वो उसकी लाली को और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सुबह के समय में सर्दी पड़ रही थी, तो सर्दी पड़ने के कारण सब जगह कोहरा या धुंध छा रही थी। धुंध का आवरण था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत का मतलब है ढका हुआ, कि पूरा वातावरण था जो था क्या, अजीब से वातावरण से, अजीब से रहस्य से। रहस्य मतलब कोई उसमें एकदम से ऐसा लग रहा था कि कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। और ऐसे वातावरण में कुश नामक एक घास की चटाई पर पूर्व की तरफ मुंह करके काली कंबल ओढ़ करके और बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे इतनी सर्दी में। और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा रहता था। तांता का मतलब है लगातार शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे और उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। वाद्य यंत्र को बजाने के लिए लगातार उनकी उंगलियां चल रही थी।
और गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित हो जाते कि उनको मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। मतलब देखने वाले लोगों को ऐसा लगता था कि वो इतने जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूरी तरीके से मग्न होकर गा रहे थे कि अब तो ये खड़े ही हो जाएंगे। और कंबल जो ओढ़ रखी थी वो तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, खिसक जाती। और मैं जाड़े से कंप कपा रहा था। लेखक बता रहा है कि मैं तो जाड़े से कंप कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु का मतलब है पसीने की बूंदें, और तारे की छाँव में भी मतलब रात के, सुबह के समय, भोर के समय जब सर्दी पड़ रही है, कोहरा है, ओस पड़ रही है, उस समय भी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें जब तक चमक ही पड़ती थी। तो इस प्रकार की यह बात है, और यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ा है। और आगे थोड़ा और पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। तो ठीक है, आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और धन्यवाद।